हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये क्वेश्चंस आएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो आता है वो है न्यूमेरिकल्स। आपके 12th केमिस्ट्री में दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है विलयन और दूसरा चैप्टर रासायनिक बलगतकी। ठीक है, अब सिंपल है कि अगर ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए जाना जाता है तो इसमें हमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जो रासायनिक बलगतकी है इसके जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न है उनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री के पेपर में जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब मैंने बताया कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50%, आधा भाग का मतलब 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि एक अभिक्रिया हो रही है प्रथम कोट की जिसका जो आधा भाग है वो 10 मिनट में पूर्ण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है इसका 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस उसी से सब लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें दिया गया है अर्ध आयु काल। देखिए 50% कितने मिनट में पूरा होता है, 10 मिनट में, तो ये हमें अर्ध आयु काल दिया गया है। ठीक है, अर्ध आयु काल को हम लिखते हैं टी हाफ से, तो टी हाफ हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 10 मिनट। कितना दिया गया है, 10 मिनट। ठीक है, अब इससे पहले हम निकाल लेते हैं के, क्योंकि देखिए हमें निकालना 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो पहले यहां से हम के निकाल लेते हैं। देखिए के और टी हाफ में क्या संबंध होता है, मैंने आपको बताया था के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है के और टी हाफ में जो रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां से हम के निकाल लेंगे, फिर हम लगाएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आई, 0.6932 अपान टी हाफ। अब देखिए यहां से हम लिख देंगे 0.6932, टी हाफ हमें दिया गया 10 मिनट, तो यहां पर 10 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख दिया हमने, 10 लिख दिया। अब चाहे तो आप इतना ही रहने दीजिए, या अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.6932 इंटू, देखिए ये 10 है, इसको ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक काम और कीजिए, जो हमारा ये 0 और 6 के बीच में लगा हुआ है इसको हमें एक अंक इधर ले जाते हैं तो 6 और 9 के बीच में ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.932 इंटू, अब ये 10 के पावर -1 था, इसका 10 के पावर -1 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इस दशमलव को हम इधर लाए हैं। ठीक है, तो ये 10 के पावर -2 हो जाएगा और इसका मात्रक होगा मिनट इनवर्स, क्योंकि जो 10 मिनट दिया गया था। ठीक है, तो इसको मिनट इनवर्स में लिखेंगे। लेकिन अभी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने के की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहां से हमने के की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लगाएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण होता है, ठीक है, उसको लगाएंगे। तो देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या होता है वही हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, ठीक है, वेग स्थिरांक का एक समीकरण होता है उसको हम यहां पर रखेंगे। वो समीकरण होता है k इक्वल टू हमारा होता है 2.303। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपान टी। ठीक है, इनटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ये अपान ए माइनस, ये इतना होता है फॉर्मूला। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कहेंगे सर यहां पर जो ए है ये क्या है,
और a माइनस एक्स है ये क्या है, ठीक है। तो देखिए a जो है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, जो अभिकारक हमने लिया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता। a माइनस एक्स क्या है, ये t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। तो देखिए a तो हमारा प्रारंभिक सांद्रता वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन a माइनस एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे बताइए, क्योंकि देखिए अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो देखिए माना प्रारंभिक सांद्रता दूसरे पेज में हम लिखते हैं। तो देखिए यहां पर प्रारंभिक सांद्रता जो है आप लिखेंगे माना प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, माना प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है उसको हम मान सकते हैं a, ठीक है, कितना मान सकते हैं हम a मान सकते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है यहां पर a माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, तो t समय पश्चात, t समय पश्चात यानी कि t समय के बाद अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी लिखेंगे, देखिए t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता को हम लिखते हैं a माइनस एक्स से। तो a माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए हमारी प्रारंभिक सांद्रता है a, ठीक है, इसमें से देखिए क्या कहा गया है कि 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता a है तो a के आगे 1 है, ठीक है, 1 का 80% क्या होगा 0.8 a लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा a माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। a माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, a में से 0.8 a जाएगा, यानी कि 1a में से 0.8 a जाएगा तो ये बचेगा 0.2 a। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, देखिए यहां पर क्या है हमारी प्रारंभिक सांद्रता a है, ठीक है। अब a है तो t समय पश्चात जो अभिकारक की सांद्रता होगी, क्योंकि 80% भाग कहा जा रहा है, ठीक है, तो a का जो 80% होगा वो 0.8 होगा, क्योंकि a के आगे 1 है, 1 का जो 80% होगा जो 0.8 होगा, ठीक है, तो a माइनस 0.8 a हो जाएगा, ठीक है। अब a माइनस एक्स इक्वल टू 0.2 a। अब हम a के जगह पर a रखेंगे और a माइनस एक्स के जगह पर 0.2 a रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं नीचे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान t, ठीक है, अपान t ऐसे रहने देंगे। और यहां पर अभी k की वैल्यू भी हम यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे log 10 log a अपान a माइनस एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताया है 0.2a, ठीक है, 0.2a। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a है ये 0.2a है, तो पहले तो a से a कैंसिल हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बचेगा क्या 1 अपान 0.2, तो 1 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं आगे। अब चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए k की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे, देखिए ऊपर कितना आया था, आप चाहे तो इस वैल्यू को रखिए, चाहे तो इसको भी आप रख सकते हैं 0.6932 अपान 10, ठीक है। इसको रखेंगे तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हमें होगा, ठीक है। तो यहां पर k की वैल्यू रखते हैं 0.6932 अपान 10, ठीक है, ये रख दिया हमने, इक्वल टू ये आप लिख सकते हैं 2.303 अपान टी, ठीक है, टी हम ऐसे रहने देंगे अभी। अब देखिए यहां पर लॉग लिखेंगे, लॉग, ठीक है। अब देखिए ये आपका a से a कैंसिल है, यहां पर ऊपर बचा 1 और नीचे 0.2, तो जब 1 को 0.2 से कट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, log 5। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो यहां पर देखिए इसको अब इधर ले चलते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि टी हमें निकालना है, टी को इधर ले आएंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, टी आ गया, ठीक है, टी इक्वल टू हमारा कितना होगा 2.303 इंटू, देखिए 10 इधर डिवाइड है, यानी कि भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, अपान देखिए 0.6932 इधर है, ये नीचे आ जाएगा टी के जगह पर, तो 0.6932 हो जाएगा, ठीक है, इंटू अब log 5 की वैल्यू क्या होगी ये जानना बेहद जरूरी है, log 5, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, ठीक है, ये होती है log 5 की वैल्यू। साइड में आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, चूंकि log 5 इक्वल टू इतना, ठीक है। अब t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये 2.303 है, ये 10 है, तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.03, ठीक है, अपान। अब देखिए इसको कट कर देते हैं, लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए यहां पर है 0.6989, यहां पर है 0.6932, इसको कट करेंगे, इससे इसको कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.01, लगभग 1.01 हमारा आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, ये हमारा 23.03 है, इसका गुणा किया, इंटू ये आपका हो जाएगा 1.01,
ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए 23.03 का 1.01 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23.23, ठीक है, 23.23 मिनट, ठीक है। ये इतना लगभग आ जाएगा। बस ये हमारा न्यूमेरिकल लग चुका है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, हम लोग बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, देखिए इस कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% यानी कि 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अभिक्रिया का जो 80% भाग है वो लगभग 23.23 मिनट में पूर्ण होगा, ठीक है, लगभग 23.23 आएगा। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल लग चुका है। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न में छोटे छोटे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग तो रहेगा ही, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो समझ में आ गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला ये ऊपर वाला, ठीक है, इसको हाईलाइट में कर देता हूं, इसको भी याद रखिएगा, और दूसरा फॉर्मूला ये नीचे वाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये जो फॉर्मूला है इसको भी आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं क्योंकि इसमें हम टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कुछ इस तरह का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और आणविकता क्या होती है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन VVI है, आप लिख कर रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो अभिक्रिया की कोटि आएगी या अभिक्रिया की आणविकता भी आ सकती है या दोनों ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़कर ही जाना। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, पहले हम कोटि पढ़ेंगे फिर आणविकता पढ़ेंगे। देखिए कोटि क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ के अणु हैं, यानी कि जो अभिकारक होते हैं, उसमें से जो अभिकारक यानी कि जिस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी को हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे तभी इसमें समझ में आपको आएगा। तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, क्योंकि एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको एग्जाम्पल अगर बता दिया जाएगा बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएगा। तो कोटि का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए CH3 COO C2H5 ये हमारा है एथिल एसीटेट, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने करा दी NaOH से, ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। तो ये देखिए अब इसमें बनेगा क्या, देखिए हमारा बनेगा यहां पर CH3 COO Na, ठीक है, प्लस बचा क्या C2H5OH ये देखिए, यानी कि जब हम एथिल एसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट मिलता है और एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सोडियम एसीटेट, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। हमें उत्पाद से कोई मतलब ही नहीं है, जो ये अभिकारक है, रिएक्टेंट, ठीक है, इसी की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो देखिए इस अभिक्रिया में जो है, जो हमारा एथिल एसीटेट है, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट। तो इस अभिक्रिया में जो हमारा एथिल एसीटेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, या आप लिख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। वेग नियम के अनुसार से आप कर सकते हैं अभिक्रिया का वेग, सॉरी यहां पर लिखिएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या होगा, देखिए वेग स्थिरांक के हमारा, ठीक है, और अभिकारक हमारा क्या है CH3 COO C2H5, ठीक है, ये हमारा अभिकारक है। और एक और अभिकारक है NaOH, ठीक है, ये अभिकारक है। तो देखिए ये जो अभिकारक की सांद्रता, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारी अभिक्रिया की कोटि आएगी वो कितनी आएगी, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, की कोटि वो कितना आएगा, वो 2 आएगा, कितना 1 + 1। देखिए दोनों अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसके घात 1 है, इसके घात 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2, यानी कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर एक आध एग्जाम्पल और दे देते तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ऊपर वाला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल हमें लेते हैं, जैसे देखिए NH4NO2, ये अमोनियम नाइट्राइट है, ठीक है। हमने क्या किया,
अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करें, हमने गर्म किया, ठीक है, तो बनेगा क्या, 2H2O यानी कि जल बनेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हमें उत्पाद से कोई मतलब है नहीं, हमें अभिकारक से मतलब है। तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही अभिकारक है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यहां पर आप लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए K लिखेंगे और हमारा जो अभिकारक है NH4NO2 इसको हमने लिख दिया, इसके घात कितना है, 1 है। यानी कि जो इसमें अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की एक ही सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, यानी कि ये होगी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तो कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी 1, क्योंकि इसके एक ही सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, एक ही अभिकारक है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की कोटि होती है। इसमें एक और अभी आगे मैं बताऊंगा आभासी एकाणुक अभिक्रिया। देखिए उसमें क्या होगा, उसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर तो मैंने बता दिया कि अभिकारक के जितने अणु होंगे, ठीक है, उनके घात का जो ये योग होगा उसी को अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। लेकिन अभी इसमें कंट्रोवर्सी है आभासी एकाणुक अभिक्रिया, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब इसमें चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन था और आणविकता को समझाइए। तो अभिक्रिया की आणविकता को भी देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा है अभिक्रिया की आणविकता। तो आणविकता तो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल वो इजी है। इसमें क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनकी संख्या कितनी है, उन्हीं की न्यूनतम संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु भाग लेता है, अतः इसकी आणविकता 1 है। जैसे अमोनियम नाइट्राइड का अभी हमने एग्जाम्पल लिया था NH4NO2, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हमने गर्म किया था तो बना क्या था बताइए, अभी मैंने बताया था आपको 2H2O + N2, 2H2O + N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। अब देखिए इसमें कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, सिर्फ एक ही है, अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है। तो इसकी आणविकता 1 होगी, अतः यह एक आणविक अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी जो सांद्रता है यानी कि इसकी जो अणुओं की संख्या वो 1 ही है। अगर मान लीजिए यहां पर 2NH4NO2 होता तो जो NH4NO2 है इसकी सांद्रता 2 हो जाती, तो ये क्या होता, द्विआण्विक अभिक्रिया हो जाती, ठीक है। तो कहा गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु होते हैं इन्हीं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, अतः यह एकाणुक अभिक्रिया है, ठीक है। यह एकाणुक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि जितने अभिकारक भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि देखिए समझना, आपको समझना भी चाहिए, सिर्फ बताने से मेरे होगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल जो हमने अभी अभी लिया था CH3COO C2H5, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है। इन दोनों की हमने अभिक्रिया कराई थी तो क्या बना था बताइए, इन दोनों की अभिक्रिया कराई थी तो बना था सोडियम एसीटेट CH3COO Na प्लस बना था C2H5OH, ये बना था, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, एक आपका है एथिल एसीटेट और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह द्विआण्विक अभिक्रिया होगी, इसमें कुछ है नहीं आणविकता में, जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होती, द्विआण्विक अभिक्रिया है, ठीक है, वही उसकी आणविकता होगी। अब इन दोनों में एक कंट्रोवर्सी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। जैसे मैंने अभी आपको अभिक्रिया की कोटि बताई, अभिक्रिया की आणविकता बताई, लेकिन इसको समझिए। देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन अकेले में भी आता है, ठीक है। तो देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। अभी तक जो मैंने अभिक्रियाएं बताई उसमें अगर आणविकता 2 है तो कोटि भी 2 थी, आणविकता 1 है तो वो कोटि भी 1 था, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है,
ठीक है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो आभासी एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल समझिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। देखिए अब यहां पर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम चीनी का यानी कि शर्करा जिसको कहते हैं C12 C12H22 O11, ठीक है, जब हम शुगर का जल अपघटन कराते हैं H2O के साथ जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, H+ ऊपर लिख देना H+ आयन की उपस्थिति में, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 में ये टूट गया। ठीक है, यानी कि जब हम सुक्रोज का यानी कि शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है, लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज से हमें मतलब है नहीं, हमें मतलब है अभिकारक से। तो देखिए यहां पर अब आपसे पूछा जाए कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, तो आप लोग क्या कहेंगे बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये किस कोटि की अभिक्रिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर द्वितीय कोटि की है क्योंकि इसमें 2 अभिकारक हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए इस अभिक्रिया में केवल अभिकारक जो हमारा सुक्रोज यानी कि शर्करा है इसी के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी कोटि 1 होगी क्योंकि जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। और मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि में बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित हो। तो देखिए इसकी सांद्रता तो परिवर्तित हो रही है, इसका नहीं हो रहा है, तो इसको हम अभिक्रिया के वेग में नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक इस अभिकारक पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यहां से हम अभिक्रिया की कोटि निकालें, अभिक्रिया का वेग अगर निकालें, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, तो ये बराबर किसके होगा। देखिए के, अब ये सिर्फ और सिर्फ C12H22 शर्करा, ठीक है, O11 पर ही निर्भर करता है इसका वेग, यानी कि ये जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जल जो है इस अभिकारक में जल जो है इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये होगी। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो उसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो ये इसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब आणविकता कितनी होगी। देखिए आणविकता में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए आणविकता चूंकि इसमें देखिए 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक है शर्करा एक है जल, तो इसकी आणविकता 2 होगी। आणविकता कितनी होगी, आणविकता 2 है। ठीक है, यानी कि ये द्वितीय द्विआण्विक अभिक्रिया है। ठीक है, आणविकता 2 है यानी कि द्विआण्विक ये अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आभासी एक आणविक अभिक्रिया, इसीलिए इसे हम स्यूडो आभासी एक आणविक अभिक्रिया इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की कोटि है वो 1 होगी लेकिन आणविकता 1 नहीं होगी। और ज्यादातर अभिक्रिया में अगर कोटि 1 है तो आणविकता भी 1 होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसे हम आभासी एक आणविक अभिक्रिया बोलेंगे। आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो यही एग्जाम्पल आप दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर हमारे 2 अणु हैं। ठीक है, अभिकारक के 2 अणु हैं, लेकिन जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो ये आपका अभिक्रिया की वेग जो होगा यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसकी आणविकता 2 है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, इसको नोट कर लीजिए। तब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा उसी से मिलता जुलता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 4 नहीं 5 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। अभी मैंने बताया था 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, अब यहाँ पर 90% आ गया। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देना है। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की जो हमारा अर्धायुकाल है T12, ठीक है, ये कितना दिया गया है, T12 जो है ये 60 मिनट है, यानी कि 60 मिनट है हमारा T12 की वैल्यू दी गई। यहां से हम K निकाल लेंगे जैसे उसमें हमने निकाला था, तो K का फॉर्मूला होगा 0.6932 अपान T12। ठीक है, तो T12 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.6932 अपान 60, अपान हो जाएगा 60। इसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.6932 को 60 से तो हमारा आएगा 0.01155। ठीक है, तो K इक्वल टू हमारा आ गया, K इक्वल टू 0.0115। ठीक है,
इतना आ गया। ये तो सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर मिनट इनवर्स लिखेंगे। देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, अब लगाते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए। चलिए हमारी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है उसको समझ लीजिए। देखिए हमारी प्रारंभिक सांद्रता A है, तो देखिए माना प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, माना प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता हमारा है A, माना प्रारंभिक सांद्रता A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखिए A के जगह पर हम 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 100% होता है टोटल। ठीक है, तो A की जगह पर हम 100% लिख सकते हैं। तो T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, या आप सांद्रता लिख दीजिए, अभिकारक की सांद्रता लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो T समय पश्चात मैंने बताया था A माइनस एक्स होता है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। देखिए अगर प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो 90% भाग पूछा जा रहा है, तो 100 में से 90 घटा दीजिए, तो हम A माइनस एक्स की जगह पर रख सकते हैं 10। देखिए 100 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा। तो जब हम फॉर्मूला अब लगाएंगे तो A के जगह पर 100 रखेंगे, A माइनस एक्स के जगह पर 10 रखेंगे, क्योंकि देखिए 100% पहले सांद्रता थी, फिर T समय पश्चात जो सांद्रता होगी, क्योंकि 90% भाग पूछा जा रहा है कितने समय में पूर्ण होगा, तो 100 में से 90 घटा देंगे। ठीक है, अब चलिए लगाते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का समीकरण होता है वो होता है K इक्वल टू, ठीक है, K इक्वल टू होता है 2.303, यहां पर थोड़ी गलती हो गई, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, 2.303 अपान T, ठीक है, अपान कितना होगा T। अगर आप लोग चाहे तो T90 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे log 10। देखिए log 10 का मतलब समझिएगा, ये 10 वैसे ही लगा रहता है। ठीक है, इसका कोई मीन ज्यादा नहीं है, A अपान A माइनस एक्स। आप 10 लगाएं या ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इसी पर रख देते हैं K की वैल्यू, हम इसको रख देंगे 0.01155। ठीक है, तो K की वैल्यू हम यहां पर पहले रखेंगे 0.01155 इक्वल टू, देखिए 2.303 ऐसे रखेंगे। अब देखिए T की वैल्यू हम रख सकते हैं, T की जगह पर हम T90 भी लिख सकते हैं चाहे तो। क्यों? क्योंकि देखिए 90% भाग पूछा जा रहा है, तो T90 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इनटू देखिए log 10 हो जाएगा हमारा, log 10। A की जगह पर हमने 100 रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर देखिए ये 100, और A माइनस एक्स की जगह पर हमें रखना है 10। ठीक है, कितना रखना है, यहां पर A माइनस एक्स की जगह पर रखना है 10 रखना है। अब इससे कट कर देंगे तो log ये 10 बचेगा ऊपर। ठीक है, 100 से 10 को डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा। ठीक है, अब देखिए T90 को हम इधर ले आते हैं, T90 हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 अपान ये 0.01155 इसके नीचे आ जाएगा 0.01155। ठीक है, इनटू देखिए log 10 हमारा बचा, log 10 ये बचा। ठीक है, तो जो log 10 इंटू 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 होती है। यहां पर साइड में आप लिख सकते हैं, चूंकि log 10 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम 1 इसके जगह पर रख देंगे, हमारा हो जाएगा। तो यहां पर हमारा T90 जो आएगा, यानी कि 90% कब पूर्ण होगा, तो देखिए 2.303 अपान 0.01155। ठीक है, ये हमारा log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हमें नहीं लिखना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 199.39। देखिए डिवाइड आपको करना है, इतना समय है नहीं मेरे पास कि मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है काफी ज्यादा, वो तो डिवाइडेशन आपका अच्छा होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो T90 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 199.39 मिनट में आंसर आएगा, मिनट। ठीक है, हो गया, बस लग गया, न्यूमेरिकल हमारा लग चुका है। तो अब आप लोग कह सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो लगभग 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला अगर पता है इस चैप्टर में
न्यूमेरिकल्स आपके चुटकियों में लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और हमारा जो ये इंटरेस्टिंग वीडियो है ये यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के 4 सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताया है। इनको आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो लघुत्तरीय प्रश्न में आपको 1-2 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, तो इसको पढ़कर जाइए ध्यान से। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।